इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होगा? आपने पढ़ा होगा सम विभव पृष्ठ। अच्छा एक बात बताइएगा, ये पॉइंट चार्ज रखा है, ध्यान से सुनिएगा बात, और ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 के Q/R इतना होगा। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ कितना होगा? 1/4πε0 के Q/R होगा या नहीं होगा भाई? 1/4πε0 के Q/R इतना ही होगा। इस फॉर्मूले में कहीं पर डायरेक्शन तो आ नहीं रही कि भाई डायरेक्शन एंगल चेंज हो गया तो पोटेंशियल चेंज हो गया, ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर इसमें कोई एंगल आता, कोई फॉर्मूले में होता Q cos थीटा, Q sin थीटा, समझ में आता है। परंतु क्या R डिस्टेंस इधर को हो या इधर साइड हो, या R दूरी पर यहाँ पर हो जाकर, या यहाँ हो जाकर, या यहाँ हो जाकर, कहीं भी हो चाहे, है ना, कहीं भी जाकर हो, इन सब बिंदुओं पर, इन सब पॉइंट्स पर पोटेंशियल बराबर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस किस चीज़ पर? एक तो चार्ज पर और एक डिस्टेंस पर, एंगल डेविएशन पर डिपेंड नहीं करता। तो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर मैं एक सरफेस की कल्पना कर लूँ, एक इमेजिन करूँ कि एक ऐसी सरफेस है जो इन सबको मिला दिया, तो बताइए ये सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर पोटेंशियल इक्वल है या नहीं है? है या नहीं है? तो इसे कहेंगे हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बोलो, समझ में आया आपको? ठीक, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V, यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल, और V की वैल्यू कितनी? 1/4πε0 के Q/R। आपने बताया या नहीं बताया? है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको थोड़ा सा एट ए ग्लांस एक बार बता देते हैं इसे, कि मैंने क्या बताया था आपको कि कोई पॉइंट चार्ज Q, कोई पॉइंट चार्ज Q, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई बिंदु, कोई पॉइंट P, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है? क्या बताया? V = 1/4πε0 के Q/R। पोटेंशियल किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है? Q पर और R पर। एंगल पर डिपेंड कर रहा है क्या? इससे R डिस्टेंस पर मैं यहाँ कोई पॉइंट मान लूँ, कोई पॉइंट, दूसरा कोई पॉइंट, ये सपोज करो P1 था, ये P2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल तो इतना ही होगा ना? क्यों? चार्ज भी उतने है, डिस्टेंस उतनी है। एक तीसरा पॉइंट मान लूँ Q, P3, वहाँ कितना होगा? वहाँ भी इतना ही होगा। एक चौथा पॉइंट मान लूँ P4, तब डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस सबकी क्या है? R। तो सभी जगह सभी जगह क्या होगा? ऐसे इधर मान लिया, ऐसे इधर मान लूँ, ऐसे इधर मान लूँ, सब जगह मान लूँ। तो ये पॉइंट कैसे आ गए? सब कि जिन पर पोटेंशियल इक्वल, इन सबको मिलाकर एक सरफेस की हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो जो सरफेस आएगी उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसे हम? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आया नहीं आया? क्लियर आ गया? ठीक, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर पोटेंशियल V होगा, यहाँ भी V है, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, सब जगह V। किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ले लीजिए आप, सपोज करो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इनके बीच डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस कितना हुआ इनके बीच? पोटेंशियल डिफरेंस। पर यहाँ भी कितना है? V। यहाँ पर कितना है? V। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था? W/Q। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन भी 0 हुआ। वर्क डन भी क्या हुआ? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक हम जाते हैं तो कार्य कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। 0 क्यों करना पड़ा? पोटेंशियल तो है किंतु पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इससे भी रिजल्ट क्लियर होता है कि वर्क डन क्या था, जीरो था। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहा था, याद है? ये कहा था कि कोई यूनिट चार्ज है और वो यूनिट चार्ज इन्फिनिटी पर है और उस यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। हमें जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लाया जा रहा उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। ये कहा था ना, ये कहा था कि अगर ये कोई पॉइंट Q है और इसे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है और मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक उतना ही होगा जितना किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से, P तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, उसे कहा गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई ये पॉइंट P इसी के तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ला रहे हैं किसी पॉइंट यूनिट चार्ज को, वो कार्य। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये तो बताया आपने। अब हम बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या। कोई सिस्टम ये ए बी, दो पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है Q1 और Q2 और हमें इस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये माना जाएगा कि ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं और इन दोनों पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से एक दूसरे के पास लाकर रखने में जितना कार्य किया जाएगा, जितना वर्क डन होगा, उसे उस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात क्लियर है? अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है सपोज, अब आप बताइए ये इधर है, यहाँ एक इधर बहुत इनफाइनाइट पर रखा है। जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे के हम पास लाएंगे, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो हम जैसे से पास लाएंगे तो इनके बीच जो फोर्स है F प्रोपोर्शनल 1/r², गुलाम सलाह। तो जैसे जैसे इन दोनों को हम एक दूसरे के पास लाएंगे, इनके बीच का फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा ना, है ना। और वो जो फोर्स बढ़ता चला जाएगा, फोर्स ज्यादा होता चला जाएगा और इन्हें पास लाने में हमें कार्य भी करना पड़ेगा, तो वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। और जब हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। वो एनर्जी ही क्या होगी, इन्हीं में कंसर्व हो जाएगी, उसे वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर लाकर इन दोनों को रोक देंगे। बात क्लियर है या नहीं? ऐसा देखिएगा, इसे बता दें आपको, ये Q चार्ज है, पॉइंट ए पर ये रखा है, ये पॉइंट P है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है और एक चार्ज Q0 है, ये कहाँ है, इंफिनिटी पर रखा है और हमें इस चार्ज को लाकर यहाँ रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V = 1/4πε0K Q/R, है ना। इसका मतलब यह है कि Q0 एक यूनिट चार्ज को, एक कूलम चार्ज को यहां तक लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा ना। यही तो मतलब है इस बात का, ये इतना वर्क करना पड़ेगा किसके लिए, यूनिट चार्ज के लिए।
और हम ला किसे रहे हैं इस बार? Q0 को। किसे ला रहे हैं? Q0 को। तो Q0 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर एक कूलाम चार्ज को इतना वर्क करना पड़ रहा हमें, तो Q0 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ज्यादा या कम? अब वर्क डन कितना होगा? किस बात का वर्क डन? Q0 चार्ज को लाने में। कहां से कहां जा रहे हैं? इन्फिनिटी से P तक। एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल टू W अपॉन Q0, W इक्वल टू V इंटू Q0, और V की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q अपॉन R और Q0। ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और मैंने क्या बताया था, जितना कार्य हम करेंगे, जितना वर्क हम करेंगे, वो वर्क ही क्या होगा? या तो उतनी एनर्जी लॉस होगी, है ना, और जो हम वर्क करेंगे वही क्या होगा? एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। और यही पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, बात क्लियर आपको हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई ना आपको? अगर ये दो चार्ज Q1 Q2 होते तो, और ये स्मॉल r दूरी पर डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q1 Q2 अपॉन। क्लियर होगी या नहीं होगी? है ना। इसी प्रकार ये कोई सिस्टम नहीं कि 2 ही पॉइंट चार्ज का सिस्टम हो सकता है, और सब सिस्टम हो सकते हैं। 3 पॉइंट चार्ज से मिलकर बड़ा सिस्टम। अभी हम आपको अगर बात बता दें, अभी हम ये कहें आपसे कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये एक ट्रायंगल है, और एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, जिसकी तीनों साइड इक्वल है, और पॉइंट ए पर चार्ज Q1 है, पॉइंट बी पर चार्ज Q2 है, और पॉइंट सी पर चार्ज Q3 है। और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करें? ये ऐसा करेंगे, एक चार्ज Q1 रखा है, एक चार्ज Q2 इन्फिनिटी पर है। कहां पर है? उस चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से लाए, यहां पर लाकर रख दिया आपने, ये डिस्टेंस पर रख दिया, ठीक, रख दिया ना। ये पॉइंट ए पर था, और ये पॉइंट कहां था? बी पर। तो उस पॉइंट चार्ज Q2 को जब हम इन्फिनिटी से खींचकर लाए हैं, उसे पुश करके वहां से लाए हैं, तो हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? हमें वर्क अगेंस्ट करना पड़ेगा Q1 के। किसके? और वो वर्क कितना होगा? वो वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ए और बी के इक्वल UAB। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन। होगी या नहीं होगी? तो ये इस सिस्टम की तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पहले कैलकुलेट कर ली थी, यही तो की थी अभी। अब हम क्या कर रहे हैं? Q3 को और लाना है। कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। मैंने बताया था ना कि कई पॉइंट चार्ज अगर है, उन्हें इन्फिनिटी से एक दूसरे के पास लाकर जितना कार्य, एक सिस्टम बनाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उसे ही तो पोटेंशियल एनर्जी बताया मैंने। अब Q3 को ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से ले आए खींचकर, और यहां लाकर रख दिया। अब ये बताओ, Q3 को जब हम ला रहे हैं खींचकर, पुश करते हुए वहां से, तो केवल Q1 के विरुद्ध हम कार्य करेंगे, या Q2 के विरुद्ध भी हमें कार्य करना पड़ेगा? दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। भाई जब हम Q2 को लाए थे, तो हमें वर्क केवल Q1 के अगेंस्ट करना था। जब हम Q3 को लाए, क्योंकि वो Q2 भी वहां बैठा है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, और Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। अब देखते, यानी अब क्या हुआ? अब हमें वर्क करना पड़ा C को A के अगेंस्ट भी, और C को करना पड़ा, सॉरी Q3 को करना पड़ा किसके अगेंस्ट? B पर रखे हुए चार्ज के अगेंस्ट भी करना पड़ा या नहीं पड़ा? यहाँ इनका C और A का मतलब क्या है?
Q3 और Q1, और C और B का मतलब क्या है, Q3 और Q2। तो क्या हुआ, Q2 और Q3 और Q1 नहीं, और एक बार क्या होगा, क्या होगा जी, Q3 और Q3। देखो दोनों में सब में कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बोलो Q1 Q2 अपॉन ए प्लस Q1 Q3 अपॉन ए प्लस Q2 Q3 अपॉन। क्लियर है। इसी प्रकार अगर ये ना होकर कोई 4 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, जो 4 पॉइंट चार्जेज है, कितने हैं, ऐसा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें देखेगा Q1 ये, Q2 Q3 और Q4। अब देखिए क्या होगा, अब बताइएगा क्या होगा। पहले तो Q1 को लाए, पहले किसे लाए, फिर Q2 को लाएंगे, तो Q2 को तो केवल Q1 के अगेंस्ट वर्क करना होगा, फिर Q3 को लाएंगे, Q3 को इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना होगा, फिर Q4 को लाएंगे, फिर Q4 को इन तीनों के अगेंस्ट वर्क करना होगा। यही तो होगा। सपोज करो ये क्या है, ए, ये बी, सी और डी, ये डिस्टेंस भी जोड़ देंगे जरा से ना, इसे कहेंगे R12, सपोज करो दूरी को R12 कह दिया। इसे 2 और 3 के बीच इसे क्या कहेंगे, R23, मान लेते हैं, दूरी तो कुछ भी हो सकती है। ये क्या है, R34, ये क्या है, R14, और ये क्या है, R1। क्लियर है या नहीं है ना। अब आपसे पूछा जाता है कि वर्क डन कितना हुआ या पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो सोच समझ के कैलकुलेट करेंगे, जैसा न्यूमेरिकल्स होगा, जैसा सिस्टम होगा, कितने पॉइंट चार्ज का है। अब आप बताइए क्या करेंगे, भाई एक ही तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो रखा था, उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले आया, फिर इसके कारण कैलकुलेट करेंगे। बी लाए हैं, बताओ बी किस पे लगाएगा, ए बी पर लगाएगा नहीं। अब फिर सी लाए, हम सी लाए तो सी किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, सी को करना पड़ेगा। हम एक बार सी को लाएंगे तो ए के अगेंस्ट, और फिर सी को बी के अगेंस्ट। क्लियर है या नहीं है। फिर हम डी चार्ज लाए, Q4 लाए डी तक, तो क्या होगा, Q4 किसके अगेंस्ट करेगा, Q4 करेगा पहले Q1 के अगेंस्ट, फिर Q2 के अगेंस्ट, और फिर सी के अगेंस्ट। बोलो बात समझ में आया नहीं है। हाँ जी, देखो सुन लेते हैं, बी ए के अगेंस्ट और सी ए के अगेंस्ट भी और बी के अगेंस्ट भी, और डी ए के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, और डी फिर सी के अगेंस्ट, और किसके अगेंस्ट जी, हाँ दोबारा बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं पूरा तो हो गया, आप बताइए, लिख देंगे डिस्टेंस हम, बताइएगा क्या ए और बी के बारे में क्या बताएंगे, सभी में 1/4 के कॉमन आ जाएगा, आया। बताइए ए और बी के बीच क्या होगा, ए बी Q1 Q2 अपॉन R1। सी और ए के बीच बताइएगा, सी और ए Q1 Q3 R1, और डी और ए के बीच बताइए, डी और ए के बीच बोलो Q1 Q4 बताओ R14। डी और बी के बीच, डी और बी के बीच डिस्टेंस लिख देंगे ना, बोलो डी और बी Q2 अपॉन R2, और डी और सी के बीच Q3 Q4 R2। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई भी सिस्टम हो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, वो ध्यान से आप करेंगे। एक ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आती है कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है, Q और प्लस ए है ना, बोलते हैं ना समबाहु त्रिभुज, इक्वल साइज जिसके हैं, तीनों साइड इक्वल है जिसकी,
उस पर 3 चार्ज रखे हैं कॉर्नर पर, Q -Q +2। कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई चार्ज हो सकता है कि एक पर चार्ज है 3.2 × 10⁻19 या कोई 4Q कर दो। ये सिस्टम बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा, ये कैलकुलेट करना है। ये भी आ सकता है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो कैलकुलेट कीजिए। ठीक, तो जैसा कि आर्टिकल के समय हमने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी। तो एक को मैं Q1, एक को Q2 और एक को Q3। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे कैलकुलेट की, हमने बताया था कि जब A चार्ज सपोज करो रखा है, फिर Q2 को लाए थे इन्फिनिटी से, फिर Q3 को लाए। Q2 को केवल Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा था और Q3 को Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ा था और Q3 के अगेंस्ट भी करना पड़ा था। तो यहाँ हमने किया था A, B और C को A के अगेंस्ट भी लाए थे और C को B के। आपको क्लियर है या नहीं है। यहाँ हुआ 1/4π कॉमन ले लेंगे। A और B में क्या था, Q1 Q2 अपॉन A, 1 और 3 है, Q1 Q3 अपॉन A और Q2 Q3 अपॉन A। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हम कर रहे हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हम साइन भी लेंगे, साइन को छोड़ेंगे नहीं। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। बताया था ना, पोटेंशियल में भी और पोटेंशियल एनर्जी वर्क में। Q1 की जगह हम लगाएंगे Q, Q2 इंटू -Q, Q1 Q, Q3 2Q, Q2 -Q, Q3 2Q, -Q² अपॉन A प्लस 2Q² अपॉन A माइनस 2Q² अपॉन A, कैंसिल आउट, माइनस बाहर आया, 1/4πε0 के Q² अपॉन A। ये आपका वर्क डन भी हो गया और ये आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्लियर है नहीं। तो कोई भी सिस्टम आएगा, आप पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। निगेटिव आया, इसका क्या मतलब है कि वर्क किया नहीं है। वर्क क्या है, क्राफ्ट है ना, ऑब्टेन वर्क नेगेटिव होती है। कल हमने कैपेसिटेंस पर चर्चा की थी, आज कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर्स, इनके बारे में हम बात करें। कंडक्टर्स के बारे में, चालक कौन होते हैं। चालक जैसे कोई चालक है, चालक उन्हें कहा जाता है जिनमें चार्जेस इजीली फ्लो हो जाते हैं, है ना। जिनमें चार्जेस क्या होते हैं, इजीली फ्लो हो जाते हैं। बताया था ना पहले। अब उसके हम दोबारा चर्चा करते हैं। ये एक चालक है, कंडक्टर। इस कंडक्टर का नेट चार्ज कितना बताया होता है, 0 होता है ना। परंतु क्या इसमें चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी। क्लियर। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं ना। अब होगा क्या, जब ये इसे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया कंडक्टर को। कहाँ रख दिया, इसमें क्या होगा, होता ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसमें चार्जेज हैं, ये मूव करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। ऐसा होगा ना। इस बाल पर क्या होगा, यहाँ इस पर क्या होगा, जाकर ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर हो गए या नहीं हो गए, हो गए। होता क्या है कि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, उसे बोला जाता है, इंड्यूस कर लीजिए, प्रेरित शब्द हम यूज करेंगे, प्रेरित या इंड्यूस्ड।
क्लियर? इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हो जाएगा। ये चार्ज इस प्रकार मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करने के लिए फ्री होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अफरा तफरी मची रहती है, भागते हैं, किंतु वो कभी भी सरफेस के बाहर नहीं जा पाते। हमने बताया था इसका, बताया था ना। अगर हम चार्ज देते देते ज्यादा कर दें, बाहर से इसे इतनी एनर्जी देते कि इंसुलेशन हो जाए। भाई अगर आप किसी चार्ज को, अगर किसी बॉडी को लगातार चार्ज करते रहेंगे तो लास्ट पीरियड में हमने बताया था कि चार्ज का लीकेज शुरू हो जाता है। ऐसा है नहीं है? ऐसा है। अब जहां पर जो ज्यादा सामान जाता है कंडक्टिंग किसी ट्रक में, तो आपने देखा होगा वो जंजीर लटका देते हैं अर्थ करने के लिए, करते हैं ना। क्योंकि अगर चार्ज कभी कंडक्शन ज्यादा हो गया तो जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, वो कंडक्टर के द्वारा अर्थ में चली जाए। आपने एक बात नोटिस की कभी? अभी क्या करेंगे, अगर हम करंट आ रहा है बोर्ड में, उस करंट को अगर बोर्ड में हम उंगली लगा दें या किसी तार को हम छू लें, हमारा क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? क्या गुड फील करोगे? तब भी गुड फील तो नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है ना। ये बात अभी बीच में रोक के एक एग्जाम्पल आपको देखते हैं। देखो बेटा, करंट फ्लो कब होता है? आप बताइए, दो पॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 40 वोल्ट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 40 वोल्ट है, क्या करंट फ्लो होगा? कल क्या बताया था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं है। करंट फ्लो कब होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, यहाँ पर वोल्टेज अलग हो, यहाँ की वोल्टेज अलग हो, तो करंट फ्लो होगा। अगर दोनों जगह वोल्टेज बराबर है, पोटेंशियल बराबर है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका डिफरेंस 0 है, और डिफरेंस 0 होगा तो करंट फ्लो नहीं है। क्लियर? हमें करंट क्यों लगता है? हमें करंट इस वजह से लगता है कि जब हमने बोर्ड में तार को टच कर दिया किसी को, तो ऊपर तो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, और नीचे जो हमारा अर्थ है उसकी वोल्टेज, उसका पोटेंशियल 0 है। भाई पोटेंशियल 0 है नीचे जहां हम खड़े हैं, और ऊपर जहां हमने हाथ टच किया वहां क्या है? वहां पर 220 वोल्ट है। तो डिफरेंस कितना हो गया? बताइएगा, डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट। जब डिफरेंस 220 वोल्ट हो गया तो क्या हुआ? हमें करंट फ्लो हो गया। करंट फ्लो हुआ तो करंट लगेगा भी, एनर्जी हमारे से अंदर से जाएगी, पूरी बॉडी में से एनर्जी पास आउट होगी तो होगा, है ना। अगर यहाँ पर 400 वोल्ट बाई चांस 200 वोल्ट है, आप यहाँ खड़े हैं, आपने यहाँ उंगली लगा दी, तार पकड़ लिया, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 220। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? क्या होगा? झटका, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो क्यों हो रहा? डिफरेंस के कारण, है ना। करंट फ्लो किधर होता है? इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? हाई पोटेंशियल की तरफ या लो पोटेंशियल की तरफ? इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? हाई पोटेंशियल की तरफ। और करंट फ्लो कहां होगा? लो पोटेंशियल की तरफ। ऐसा थोड़ी होगा। जब आपने इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, सब याद हो जाएगा। जब आपने तार को टच कर दिया तो करंट फ्लो आप में आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा बोर्ड में? अगर नीचे से ऊपर बोर्ड में करंट जा रहा होता तो लाइट भाग गई, बस हम तो बोर्ड पकड़ के खड़े हो गए होते। क्यों खड़े हो जाते बोर्ड पकड़ के? भाई नीचे से करंट बोर्ड में जा रहा, हम खड़े, बाकी सब अपने आराम से घर में बैठे, ड्यूटी लग जाती घर में। किस बात की ड्यूटी लग जाती? भाई 5 लड़के, एक लड़का सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बोर्ड के पास खड़ा होगा, दूसरा 10 बजे शुरू हो जाएगा, ना लाइट का झंझट ही खत्म हो जाता, है ना। आपके अनुसार तो सरकार को, गवर्नमेंट को बिल देने की जरूरत ही नहीं थी। तो करंट फ्लो कहां होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अब इस एग्जाम्पल से आप हमेशा जीवन भर याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? और इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। कभी इस बात को सोचा, कभी चिड़िया को बैठे देखा है तार पर? जो बाहर लाइन जा रही है कॉलेज के, सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर के बाहर जो लाइन जा रही है 11,000 वोल्ट, कभी देखा है? अगर आपने उसे छू लिया कभी तो क्या होगा पता है? मेरी तरफ सिर के बाल उड़ जाएंगे एक झटके में। बाल ही नहीं जाने क्या क्या उड़ेगा, पैंट शर्ट सब उड़ जाएगी और आप ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। राम नाम सत्य है ना। भगवान कभी ऐसा ना करे, पर ऐसा होता है। चिड़िया कितने मजे में बैठी रहती है? क्यों बैठी रहती है? कौवा क्यों बैठा रहता है? क्रो क्यों बैठा रहता है?
है ना, उसे क्यों बैठे रहता है? वो इसलिए से बैठा रहता है कि वो जो तार पे आराम से बैठी है चिड़िया, बैठी है, वो क्या है, उसके वहां पर जो है वोल्टेज सेम है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस उस नहीं है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो आराम से बैठी है ना। अगर आपका क्या विचार है, अगर हम तार पे टंग जाए तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या हम सेफ रहेंगे ना? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टिंग है। हमारी बॉडी के अंदर साल्ट भी है, एसिड भी है, बेस भी है, और हम जमीन पर रहते हैं परमानेंट, तो हम ऑलरेडी कंडक्टर हो चुके। चिड़िया आती है पूरे जीवन में कितनी देर के लिए आती है? 2 घंटे 4 घंटे पूरे जीवन में। घर भी उसका ऊपर है, कौवे का, तोते का, हमारा तो घर नीचे है ना। तो हम क्या हो गए रहते रहते कंडक्टर। तो करंट फ्लो होगा, धोखा मत कर देना। पर जो छोटे मोटा काम करते हैं बिजली वाले, वो अधिकतर रबड़ के शूज पहनकर तार छू भी देते हैं, है ना। क्यों छू देते हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा। फिलहाल ये बात समझ में आई आपको कि करंट फ्लो कैसे होता है। इसी प्रकार अब यह क्या बात चल रही थी कि जब हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो चार्जेस क्या हुआ, एक तरफ हो गए, एक तरफ हो गए, पर ये मूव कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, और इनके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन जो हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट, इसे इंड्यूस कहते हैं। और पता है आपको ये कब तक मूवमेंट चलता है अंदर? ये जब तक मूवमेंट चलता है तब तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। जब तक आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बाह्य विद्युत फील्ड लगाया है और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बराबर नहीं हो जाते जब तक मूवमेंट चलता है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद। समझ में आई बात? सिर के ऊपर तो नहीं जा रही है। अब ये जो दोनों बराबर भी है और अपोजिट भी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, बताइएगा भाई। एक तो अंदर उत्पन्न हो गया, एक बाहर है, और दोनों बराबर हैं और दोनों अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? बिल्कुल ठीक। तो कंडक्टर के भीतर हमेशा जब भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। माइकल फैराडे ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, एक पिंजरा बनाया और उस पिंजरे को चार्ज दिया और उसके अंदर उन्होंने पता चला कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां 0 होता है वहां क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं 0 है, इसका क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब है कल पढ़ाया था dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, dV/dr, dV=0, चेंज नहीं हो रहा। और जब किसी चीज में चेंज नहीं होता, इसका क्या मतलब है? कि वो चीज कांस्टेंट है। वो चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो V=कांस्टेंट। यानी आज 2 बातें सीख गए। आज हम क्या सीख गए? कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक कंडक्टर स्फीयर है, उसे इतना चार्ज दिया गया, 400 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना होगा? 0 होगा। और पोटेंशियल क्या होगा कंडक्टर के अंदर? कांस्टेंट, वेरी नहीं करें। तो दोनों बातें क्लियर हुई आपको या नहीं है? इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पीरियड में डाइलेक्ट्रिक की, इंसुलेटर की, कि उसमें कैसे करंट फ्लो।